नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर है हम आप लोगों के सामने प्राचीन भारत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित पार्ट 2 वीडियो लेकर के। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने पल्लव और चोल के बारे में पढ़ा पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसके साथ ही हमने संगम युग का जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप तीनों वीडियो को देखेंगे तो आपको दक्षिण भारत से संबंधित जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और संकल्प जीएस क्लासेज के परिवार का सदस्य बना है, और जो पहले से है उनका भी इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ इसी तरह से मिलता रहेगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो को जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वास्तव में वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य चालुक्य वंश का ही 3 भाग होता है अलग अलग, जिसको हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये 3 अलग अलग हुए, और राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ेंगे। हम जो जिस सीक्वेंस में पढ़ेंगे वो हमारा जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेंगी चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम में कल्याणी चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का जब उदय होता है तो वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य का जो है वो पतन हो जाता है। बाद में जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर होता है तो फिर से चालुक्य का एक नया वंश कल्याणी चालुक्य के रूप में उदय होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चालुक्य वंश से। और चालुक्य वंश के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बादामी या वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। तो दोस्तों, चालुक्य राजवंश की बादामी अथवा वातापी शाखा का संस्थापक और चालुक्य वंश का प्रथम शासक जो था वो पुलकेशिनी प्रथम था। ठीक है। पुलकेशिनी प्रथम ने अपने कार्यकाल में वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुलकेशिनी प्रथम ने अपने कार्यकाल में 2 यज्ञ का आयोजन करवाया था। एक यज्ञ को वाजपेयी कहा जाता है और दूसरा अश्वमेध। तो चालुक्य वंश के प्रथम शासक पुलकेशिनी की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा कीर्तिवर्मन बादामी अथवा वातापी का अगला शासक बना। यानी चालुक्य वंश का जो बादामी या वातापी वंश था, वातापी शाखा था, उसका प्रथम शासक जो था वो पुलकेशिनी प्रथम हुआ, और द्वितीय शासक जो हुआ वो पुलकेशिनी प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन हुआ। दोस्तों, कीर्तिवर्मन प्रथम एक विस्तारवादी शासक थे जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही अपने आसपास के राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने कोंकण के मौर्य, बेल्लारी, कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी राजाओं और कदम्बों को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, लेकिन पूर्णतया उनके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई थी, इसमें इन्होंने कोंकण के मौर्य और बेल्लारी, कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी राजाओं और कदम्बों को युद्ध में पराजित किया, परंतु उसके राज्य पर कब्जा न करके उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाया और उन राजाओं को अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। परंतु स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं उसको, राज्य जैसे वो उन लोगों का राज्य था वैसे ही रहने दिया, परंतु इन्होंने उसे अपने अधीन कर लिया। वहाँ का प्रशासन जो है या वहाँ के नियम कानून जो है वो बनाने का अधिकार जो है ये अपने पास रख लिए थे। वो इनके अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय इनके तीनों पुत्र अवयस्क थे।
इसी वजह से इनके मरने उपरांत जो है इनका छोटा भाई मंगलेश राजा बनता है। दोस्तों जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हुई तो इनका जो पुत्र था वो 3 पुत्र था और तीनों अवयस्क थे, नाबालिग थे। इस वजह से क्या हुआ कि उनके छोटा भाई जो था मंगलेश वो वातापी के चालुक्य वंश का राजा बनता है। पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था जो कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। दोस्तों जब कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई थी तब जो है उनके जो 3 पुत्र थे उनमें से एक पुलकेशिनी द्वितीय भी थे, तीनों नाबालिग थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनका छोटा भाई राजा बना। परंतु आगे चलकर क्या होता है, एक एहोल प्रशस्ति नाम का अभिलेख प्राप्त हुआ है उस समय का, और उसमें इस बात की चर्चा है कि जब पुलकेशिनी द्वितीय बालिग हो गया तो इसने गद्दी पर अपना अधिकार जमाना चाहा, परंतु इसके चाचा गद्दी छोड़ने के फेवर में नहीं थे, वो गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से पुलकेशिनी द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को मौत के घाट उतार दिया और चालुक्य राज्य की गद्दी को संभाल लिया, यानी गद्दी पर बैठ गया। पुलकेशिनी द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही परम भट्टारक, दक्षिणापथेश्वर, सत्यश्री, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। जैसे कि पूर्व में भी राजा अपने आप को उपाधियों से सुशोभित करता था, उसी तरह से इन्होंने भी परम भट्टारक, दक्षिणापथेश्वर, सत्यश्री, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां अपने आप को दिया या धारण किया। और तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की थी, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। या दक्षिणापथेश्वर, ये दोनों, ये सत्यश्री, पृथ्वी वल्लभ, ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन परम भट्टारक और दक्षिणापथेश्वर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में। ठीक है। पुलकेशिनी द्वितीय ने अपने राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इसके 2 भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि उस समय चालुक्य वंश बहुत विशाल रूप ले चुका था। दोस्तों जब चालुक्य वंश का विस्तार जो है सो बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया तो एक जगह से रह करके पूरे राज्य का प्रशासन चलाना जो है वो कठिन हो रहा था। इस वजह से प्रशासन व्यवस्था जो थी वो अव्यवस्थित हो रही थी, तो इन्होंने उसको व्यवस्थित करने के लिए अपने पूरे राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है। और उन दोनों भागों में से एक भाग का प्रशासन या एक भाग का राज शासन जो है वो पुलकेशिनी द्वितीय ने स्वयं चलाया, और दूसरा भाग जो था वो अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया कि तुम वहाँ का प्रशासन शासन संभाल लो। और यही जो वातापी के चालुक्य वंश का बंटवारा होकर दूसरा हिस्सा था, जिसको हम लोग पूर्वी चालुक्य कहते हैं, इसी को वेंगी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य में क्या डिफरेंसेस था वो पता चल गया होगा। यानी कि पुलकेशिनी द्वितीय ने जब अपने राज्य का बंटवारा करके आधा हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, तो छोटे भाई ने जिस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया उसी को हम लोग वेंगी के चालुक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पुलकेशिनी द्वितीय के समय में जो एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी वो ये घटी कि जिस वक्त उत्तर भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर रुख किया, और इसी क्रम में उसका सामना पुलकेशिनी द्वितीय से होता है और नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच युद्ध होता है, इन दोनों के सेनाओं के बीच युद्ध होता है, और इसमें पुलकेशिनी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। इस वजह से क्या हुआ था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की तरफ नहीं हो पाया। इस संदर्भ को मैं वर्धन वंश वाले वीडियो में भी या गुप्तोत्तर काल वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के पुलकेशिनी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इस वजह से हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार जो है वो दक्षिण भारत की तरफ नहीं हो पाया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने प्राचीन भारत से संबंधित हर टॉपिक पर वीडियो
बनाया हुआ है और अपलोड किया हुआ है। अब हमारा प्राचीन भारत जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, या यूँ कहिए कि ख़त्म हो चुका है। अभी जो हम लोग टॉपिक पर हैं इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी कई लोग चर्चा करते हैं, हालांकि हम इसको प्राचीन भारत ही मानते हैं और ज़्यादातर जगह पर ही प्राचीन भारत के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। और जैसे ही प्राचीन भारत से संबंधित हमारा टॉपिक खत्म होगा हम तुरंत मेडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। इसके बाद पुलकेशिनी द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर उसके राज्य की उत्तरी सीमा को अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों पल्लव वंश के बारे में इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो पल्लव वंश का जो शासक महेंद्र वर्मन था उसके समय में पुलकेशिनी द्वितीय के द्वारा पल्लव साम्राज्य पर जो है हमला किया गया था और उसके शासक महेंद्र वर्मन को इन्होंने उस युद्ध में हरा दिया था, परंतु वह पूरे पल्लव साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाता है। पल्लव वंश की उत्तरी सीमा से लगे हुए क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, लेकिन महेंद्र वर्मन की राजधानी कांची को हासिल नहीं कर सका, यानी उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया था परंतु उसका जो मुख्य केंद्र था शासन का, उसकी जो राजधानी कांची थी, वो अपने साम्राज्य में मिलाने में पुलकेशिनी द्वितीय जो है उस युद्ध में असफल रहा था। यहीं से पल्लव वंश और चालुक्यों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ये मैंने पल्लव वंश वाले वीडियो में बता चुका था। और इन दोनों के बीच की जो ये दुश्मनी है वो लगभग 150 साल तक चली, जब तक ये दोनों साम्राज्य खत्म नहीं हो जाता है, आपस में लड़ता रहता है और लड़ लड़ के ये दोनों अपनी स्थिति खुद कमजोर कर लेता है और अंततः ये दोनों वंश का पतन हो जाता है और एक नए वंश राजपूत वंश का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु पुलकेशिनी द्वितीय जो था ये बहुत ही विस्तारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। पहले जो इन्होंने पहला आक्रमण जो पल्लव वंश पर किया था और उसके सिर्फ उत्तरी हिस्से को जीत पाया था, तो इसने अपने महत्वाकांक्षा के तहत कि नहीं हमें पूरा पल्लव साम्राज्य चाहिए, फिर से पल्लव वंश पर हमला करता है, पल्लव साम्राज्य पर आक्रमण करता है। तब तक वहाँ का जो शासक है वो बदल चुका होता है। वहाँ का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र जो है नरसिंह वर्मन जो है वो पल्लव वंश का शासक बन गया होता है और नरसिंह वर्मन जो है वो पुलकेशिनी द्वितीय को युद्ध में पराजित कर देता है और इसी युद्ध में पुलकेशिनी द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है। क्या दोस्तों, यह बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। पल्लव शासकों के साथ हुए निरंतर संघर्षों की वजह से चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो गई थी। इसी कमजोरी के चलते उत्तर भारत के राज्यपालों और कीर्तिवर्मन ध्यान नहीं दे सके। तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, एक चीज़ इसमें एक लाइन मिसिंग है तो हम बोल के बता रहे हैं। तो दोस्तों पुलकेशिनी द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है तो चालुक्य वंश का शासक जो है वो कीर्तिवर्मन बनता है। ठीक है, और कीर्तिवर्मन जो होता है ना वो पल्लव वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक होता है। इसके बाद जो है सो चालुक्य वंश का, इसके बाद जो है सो चालुक्य वंश का पतन आरंभ हो जाता है और कुछ समय के बाद चालुक्य वंश जो है वो बहुत ही इतना कमजोर हो जाता है कि ये राष्ट्रकूटों के सामंत बन जाते हैं और राष्ट्रकूट वंश का उदय हो जाता है। ठीक है, और इसकी कमजोरी का मुख्य कारण जो है वो पल्लव और चालुक्यों के बीच निरंतर संघर्ष, जो हमने बताया था कि दोनों के बीच दुश्मनी जो है वो काफी लंबे समय तक चलते, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और अपने अपने शक्ति को कमजोर कर लेता है। और इन संघर्षों की वजह से क्या होता है कि कीर्तिवर्मन अपने राज्यपालों पर ध्यान नहीं दे पाता है, यानी कि इनके पिता जो थे पुलकेशिनी द्वितीय के द्वारा जो साम्राज्य जीता गया था और उन साम्राज्यों को जो प्रशासन के सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांट करके वहाँ पर जो है सो अधिकारी को नियुक्त किया जाता था पहले, जैसे अभी भी होता है कि देश को पूरे राज्य में विभाजित कर दिया गया, राज्य को जिलों में, और फिर हर प्रशासनिक इकाइयों का अपना एक जो है सो अधिकारी होता है
और विधानसभा भी उस समय में, विधानसभा उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में केंद्र के पास सारी शक्ति होती थी, तो केंद्र के द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको राज्यपाल कहा जाता है। जैसे अभी भी विधानसभा होने के बाद भी हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र का अधिकारी होता है। तो इस वजह से कि लड़ाई की वजह से अपने राज्यपालों पर ध्यान नहीं दे पाया था कि वो लोग कहीं मजबूत तो नहीं हो रहा है, या कुछ राज्य के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा, विद्रोह की योजना तो नहीं बना पाता है। ठीक है दोस्तों, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है, यह एक अयोग्य शासक था जो विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु के पश्चात चालुक्य साम्राज्य का शासक बना। ठीक है दोस्तों, एक युद्ध में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि कीर्तिवर्मन के समय में ही चालुक्य वंश का पतन जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद जो भी शासक हुआ वो अयोग्य हुआ। इसमें से अंतिम शासक अगर कहा जाए, अंतिम प्रभावशाली की बात होगी तो कीर्तिवर्मन को कहा जाएगा, लेकिन अगर अंतिम शासक की बात होगी तो वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जो अयोग्य होता है। और ये इतना अयोग्य होता है, किसी का एक राज्यपाल होता है, ठीक है, दंती दुर्ग, जो इसका सामंत होता है, और वो लोग अपने आप को राष्ट्रकूट कहता है, वो इसकी हत्या कर देता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। दोस्तों, दंती दुर्ग जो है वो 735 से 756 ईस्वी के बीच में शासन करता है। दंती दुर्ग को दंती वर्मन या दंती दुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, दंती दुर्ग का उत्तराधिकार जो होता है वो होता है कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का एक महान साम्राज्य निर्माता था। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जीत करके राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन्होंने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि उसका जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसकी हत्या करके और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा उन्होंने गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसे एलोरा, और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा की चट्टानों को काट करके विशालकाय कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अतः कृष्ण प्रथम को कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यानी कि ठीक है दोस्तों, अगर हम दंती राष्ट्रकूट वंश के शासकों की बात करें तो उसमें दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, दुर्ग, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय था, कृष्ण तृतीय हुआ। ठीक है, तो चलिए इन शासकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता है वो ध्रुव बनता है। ध्रुव के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, यानी कि ध्रुव पहला राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। दोस्तों, कन्नौज जो है भारत के मध्य में पड़ता था, कन्नौज जो है वो काफी रणनीतिक लोकेशन पर स्थित था, और कन्नौज पर अधिकार होने का मतलब है, अगर उत्तर भारत के शासकों का अधिकार कन्नौज पर हो जाता तो उसे दक्षिण भारत की तरफ अभियान करने में उसे आसानी होती, और अगर दक्षिण भारत का शासकों का अधिकार कन्नौज पर हो जाता तो उसे उत्तर भारत की तरफ अपने साम्राज्य को विस्तार करने में आसानी होती। इस वजह से और कई सीमावर्ती राज्यों में और भी कई राज्यों का उदय हो गया था, जिसमें पाल या गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश का उदय सीमावर्ती क्षेत्र में होता है। तो इन सभी के द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है प्रयासरत होता है, जिस वजह से इन तीनों के बीच युद्ध होता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रकूट वंश के तरफ से जिन्होंने प्रथम बार इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था वो ध्रुव था। अगर दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ध्रुव ने ही सर्वप्रथम उत्तर भारत का अभियान किया था। पहले ही बता कि उत्तर भारत के अभियान के दौरान ही वही कन्नौज का युद्ध होता है, क्योंकि उत्तर भारत के तरफ बढ़ने के लिए कन्नौज पर
कब्जा होना जरूरी होता है। ठीक है। और उत्तर भारत के अभियान के तहत इन्होंने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है। पल्लव नरेश दंती वर्मन और वेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने इसकी शक्ति से भयभीत होकर इससे समझौता कर लिया। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था और एक वंश पर वह खुद शासन करता था जिसे प्रतापी के चालुक्य वंश या पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था, और दूसरा हिस्सा उन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था जिसे पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य कहा जाता था। जब राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ और उसका राजा बना कौन, ध्रुव, तो ध्रुव की शक्ति से भयभीत होकर के प्रतापी के चालुक्य को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया था, उस पर तो कब्जा कर ही लिया था, बच गया था वेंगी का चालुक्य। तो वेंगी का चालुक्य जो है वो डर के इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उसका सामंत बन जाता है। आगे चल करके जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर होता है तो ये जो सामंत के रूप में चालुक्य वंश के लोग जो उनके सामंत के रूप में काम कर रहे होते हैं राष्ट्रकूट वंश का, वो फिर से अपने शक्ति को बढ़ाता है और राष्ट्रकूट वंश पर कब्जा कर लेता है और चालुक्य वंश का एक और नया नाम से नए वंश की शुरुआत करता है। इसको हम कल्याणी के चालुक्य कहते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे। दोस्तों, ध्रुव के चार पुत्र थे जिसमें गोविंद सबसे अधिक योग्य था और ध्रुव ने उसे अपना उत्तराधिकार चुना। उसने वेंगी के चालुक्यों, बंगाल के धर्मपाल तथा कन्नौज के चक्र युद्ध को परास्त कर दिया। दक्षिण में सभी राजवंश उससे डरते थे, उसे राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। दोस्तों, ध्रुव के चार पुत्र थे, इसमें सबसे योग्य जो था वो गोविंद था। तो ध्रुव ने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य पुत्र गोविंद को गद्दी सौंप देता है और राज्यकाज से संन्यास लेता है। गोविंद गद्दी पर बैठने के साथ ही यह वेंगी के चालुक्य, बंगाल के धर्मपाल और कन्नौज के चक्र को युद्ध में कन्नौज में चक्र युद्ध में परास्त करता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है उसमें दोनों वेंगी के चालुक्य और धर्मपाल और पाल वंश के धर्मपाल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार पाल वंश, इसके बारे में अगला वीडियो इसी पर होने वाला है। तो इसको परास्त कर देता है और दक्षिण के सभी राज्यवंश होते हैं वो इनसे वैसे भी भयभीत रहते हैं। ठीक है। इस वजह से गोविंद को राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो प्रभावशाली शासक होता है वो होता है कृष्ण तृतीय। यह 939 ईस्वी में राजा बना। उसने चोल राजा परांतक को हरा करके उसके बहुत बड़े भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। जो चोल वंश उस वक्त तक बहुत कमजोर हो गया था, तो उसको कृष्ण तृतीय ने क्या किया, उसके शासक परांतक को हरा करके अपने राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। इसके बाद उन्होंने प्रतिहार शासक महिपाल को हरा करके उससे स्वराष्ट्र छीन लिया था। वह चोलों के साथ युद्ध शुरू किया लेकिन वह पराजित हो गया। आगे चल करके फिर से उसने चोलों के साथ युद्ध किया लेकिन तब तक फिर से चोलों की शक्ति जो है वो बढ़ गई थी। इसके वजह से चोलों ने इसे इनको पराजित होना पड़ा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं कल्याणी के चालुक्य पर। कृष्ण जैसे कि हम बताए थे कि कृष्ण तृतीय के बाद जो भी चालुक्य राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है वो अयोग्य और कमजोर होता है, और इन कमजोर शासकों का फायदा कौन उठाता है, वही चालुक्य वंश के जो शासक होते हैं, जो ध्रुव के समय में भयभीत होकर के उसकी अधीनता को स्वीकार करके उसके सामंत के रूप में काम करना शुरू कर देता है। परंतु जब राष्ट्रकूट वंशों की शक्ति कमजोर होती है तो इन्हीं वंश का एक व्यक्ति होता तैलप द्वितीय, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट शासकों की हत्या करके
फिर से चालुक्य वंश की स्थापना की और उसको नया नाम दिया कल्याणी का चालुक्य। तो दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था और तैलप द्वितीय के द्वारा अपनी राजधानी जो है वो मान क्षेत्र को बनाई गई थी। तैलप द्वितीय ने सत्ताईस राय विक्रमादित्य पंचम जयसिंह द्वितीय सोमेश्वर प्रथम सोमेश्वर द्वितीय विक्रमादित्य षष्ठ सोमेश्वर तृतीय जगदेकमल द्वितीय तैलप तृतीय सोमेश्वर चतुर्थ। दोस्तों कल्याणी चालुक्य वंश के जो शासक हुए वो उन शासकों का नाम है और जो इस प्रकार है तैलप द्वितीय सत्ताश्रय विक्रमादित्य पंचम जयसिंह द्वितीय सोमेश्वर प्रथम सोमेश्वर द्वितीय विक्रमादित्य षष्ठ सोमेश्वर तृतीय जगदेकमल द्वितीय तैलप तृतीय सोमेश्वर चतुर्थ। दोस्तों हमको इन सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को देखना है। ठीक है दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो विक्रमादित्य छठा था, विक्रमादित्य सिक्स्थ भी उनको कह सकते हैं। विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल में उसके दरबार में मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे, यानी विक्रमादित्य छठे के दरबार में ही मिताक्षरा जो हिंदू विधि पर लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें हिंदू कानून की बात लिखी हुई है, उसके लेखक जो विज्ञानेश्वर थे वो विक्रमादित्य छठे के दरबार में ही रहा करते थे। और विक्रमादित्य षष्ठम जो है वही कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। इसके बाद जितने भी शासक होते हैं वो अयोग्य होते हैं और इस वजह से कल्याणी के जो चालुक्य वंश होता है उसकी समाप्ति हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो पुलकेशिनी प्रथम के द्वारा किया गया था और उन्होंने जिस क्षेत्र में अपना शासन शुरू किया था वो बादामी का क्षेत्र था, इसी वजह से इसे वातापी का चालुक्य भी कहा जाता है। चालुक्य साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाने के कारण से जब पुलकेशिनी द्वितीय के समय में चालुक्य वंश को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्से पर वो खुद शासन करता है जिसे वातापी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है और दूसरा हिस्सा वो अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को सौंप देता है, इसे वेंगी का चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, पल्लवों के से निरंतर संघर्ष के कारण वातापी के चालुक्य वंश की शक्ति कमजोर हो जाती है और इस कमजोर स्थिति का फायदा उसके सामंत राष्ट्रकूट वंश के जो होते हैं शासक, जो राष्ट्रकूट वंश के सामंत जो होते हैं वो वातापी के चालुक्य को जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लेता है, जिस क्षेत्र में का वो गवर्नर होता है और एक नए वंश का अवतार होता है राष्ट्रकूट वंश का। और राष्ट्रकूट वंश के शासक जब ध्रुव होते हैं उनके शक्ति से भयभीत होकर के चालुक्य वंश का जो दूसरी शाखा होती है वेंगी, वो भी राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसका सामंत बन जाता है। और जब राष्ट्रकूट वंश की शक्ति कमजोर होती है तो फिर से चालुक्य वंश जो उसके सामंत के रूप में काम कर रहा होता है वो उसके कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके फिर से चालुक्य वंश की सत्ता स्थापित करता है और उसको एक नया नाम देता है कल्याणी का चालुक्य। क्या दोस्तों, तो महत्वपूर्ण तथ्य जो इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है आप लोग उस पर ध्यान देंगे और जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो सीमावर्ती राज्यों से संबंधित हुआ कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन राज्यों का उदय होता है जिसमें गुर्जर प्रतिहार पाल वंश इत्यादि आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको किसी सुधार की गुंजाइश दिखती है तो आप कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करेंगे।